मेहमानों का रुख करेंगे और उसके बाद एक और जो खलबली एक और इलाके के अंदर मची है उस पर भी बात आपके सामने रखेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस कार्यक्रम में ज्वाइन किए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा रिटायर्ड रक्षा मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं इससे पहले हम मिडिल ईस्ट की चर्चा कर रहे थे, गजा की बात कर रहे थे, यूक्रेन रूस युद्ध की बात कर रहे थे। तब भी इन तमाम बड़ी अहम शख्सियात हैं, इन तमाम मेहमानों की तरफ से हमारा साथ दिया गया। आज इस मुद्दे में पर भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जनरल राकेश शर्मा साहब आप ही के पास आऊंगा। बहुत शुक्रिया और वेलकम एक बार फिर से आपको। ये जो सारी स्थिति उत्पन्न की जा रही है जानबूझ के, हालांकि ये तो सरकारी और अंतिम फैसला है कि यहां से भी लोग जाएंगे वहां से, लेकिन सीमा पर अपने ही नागरिकों को रोकने के पीछे कोई पर्याप्त वजह या कारण समझ में नहीं आ रहा। क्या इसके पीछे कोई राज हो सकता है, या फिर ये डर कि शायद कोई कार्रवाई होगी, उस हिसाब से फिर अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनका कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म वीजा के को लेकर भी कोई अपडेट नहीं था, तो उन लोगों को भी जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ये क्या सिचुएशन, क्या ओवरऑल आपको समझ आ रही है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर? आसिफ, आप जानते हैं जी, एक खुराफाती देश है। वो करता कुछ और है और कहता कुछ और है और बड़ी जल्दी डर भी जाता है। और आपने देखा होगा सबसे पहले कि पाकिस्तान अभी एक ऐसा देश बन गया है जो गुड और बैड टेररिस्ट का एक डिवीजन करता है, जो उसको चालाकी से मानता है। बिल्कुल। और आप देखते हैं जो कश्मीर में हुआ, उसके लिए उसने कहा है कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स का हाथ है। उसने तो अपना पल्ला पूरा अपना झाड़ लिया। लेकिन आप देखिए अभी कुपवाड़ा में आज ही जो टेररिस्ट दो मारे गए हैं, एक के पास में उनकी पाकिस्तान की राइफल मिली, पाकिस्तान के दस्तावेज मिले हैं, मतलब आइडेंटिटीज मिली हैं। तो वो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान का जो दोगलापन है वो हर चीज में आता है। अभी मैं आपके दूसरे जो डायरेक्ट सवाल पे आता हूं। पाकिस्तान जो है वो उसने अपने नागरिकों को डंप करना, ये उसकी पुरानी आदत है। उसने ईस्ट पाकिस्तान में जब 1971 की वॉर हुई थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया पाकिस्तानी फौजों ने। 93,000 जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको भी जब हमने अपने पास में रखा और उनको लेने से पहले इनकार कर दिया था, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। हालांकि हमने उनको कितनी देर तक अपने पास में रखा। दूसरा, आपने देखा होगा कि कारगिल वॉर के बीच में जितने भी पाकिस्तानी मारे गए नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, उन्होंने उनके शव भी लेने से इनकार कर दिया। बाइज्जत उनको वहां पर उनको दफनाया। और अभी आपने जो कहा है कि जो अभी भारत ने हुक्म दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो वापस जाएंगे, वो चीज उसको रोकना इस बात को दर्शाता है कि वो डर गया हुआ है कि हो सकता है इनके बीच में कहीं ये ना हो कि हिंदुस्तान के प्लांट भी उसके बीच में आ जाए और जो उसके लिए मुसीबत पैदा कर दें। लेकिन वो एक बड़ी छोटी सी बात है। बड़ी बात तो ये है, वो चाहता है कि भारत के लिए और एक प्रॉब्लम खड़ा हो, क्योंकि डिफरेंट स्टेट से लाए हुए हैं ये वाघा बॉर्डर के ऊपर में, और सुबह से वहां पर कतारों में बैठे हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी करने की बात कर रहा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आप क्या एनालाइज कर पाए सिचुएशन को? ये तो अपने लोग थे, 1000 के आसपास लोग या बंदा पार हो जाता है, और दूसरी तरफ बाकी लोग जो कुछ का 2 महीने का समय अभी था, कुछ का 2 हफ्ते, कुछ को लंबे समय के लिए। लेकिन एक तरफ भारत सरकार ने ये राहत दी कि अभी आप 1 या 2 दिन आपके लिए और टाइम बढ़ा दिया गया यहां से, क्योंकि समस्या को समझा गया, बहुत बारीकी से चीजों को देखा सरकार के में बैठे लोगों की जानिब से, सिस्टम को चलाने वाले लोगों से। लेकिन जिनके लोग हैं वही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जैसा लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो है, आप उसको, हम लोग कई बार कह चुके हैं, एक फेल्ड स्टेट है। जो और वहां पे उनकी जो शासन पद्धति है, अगर हम उसको देखें तो उसको हम लोग हाइब्रिड गवर्नमेंट कहते हैं।
कि वहां चुनी हुई सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। परोक्ष रूप से पीछे से वहां की सेना जो है सारी गतिविधियां संचालित करती है, और पाकिस्तान की बिल्कुल। सेना विश्व की एक सबसे भ्रष्टतम सेना के रूप में जानी जाती है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रखा है। अगर किसी एक संगठन की बात करें पाकिस्तान के, तो वहां की सेना उस सबसे बड़ी कंपनी है जो वहां की आर्थिक गतिविधियों में, व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त है, और उसी प्रकार से वो सारे ऑफिसर्स हैं। तो ये अपने नागरिकों को डिस्पोन कर रहे हैं घबराहट में, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से धीरे धीरे पहलगाम घटना के बाद जो है एक आर्थिक नाकाबंदी की तरह लगा रखी है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो, जिस तरीके से उसको हमने स्थगित कर रखा है। उसके अलावा अभी जो उनकी फ्लाइट्स हैं वो हमारे एयर स्पेस में उनको बैन कर रखा है, जिससे उनकी जो है कॉमर्शियल फ्लाइट्स भी बैन कर रखी है, जिससे उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो भारत ने एक तरीके से आर्थिक रूप से पहले से ही तंग पाकिस्तान को कहीं न कहीं एक आर्थिक रूप से और अक्षम बनाने की कोशिश है, इससे पहले हम कोई और सैन्य कार्रवाई या रक्षा कार्रवाई उसके खिलाफ करें। तो ये साफ है, और पाकिस्तान की जो, क्योंकि वहां पे जो सरकार है वो जवाबदेह नहीं, वो डरे हुए हैं। उनको ये डर है कि हो सकता है कि कहीं जो है कोई भारत का जासूस की सेना का व्यक्ति या भारत की सुरक्षा एजेंसियों का व्यक्ति ना आ जाए। तो इस वजह से वो अपने नागरिकों को ही जो है एक बार बार कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को डिसोन कर दिया है और उनको जो है छोड़ दिया है। और यही वजह है कि उनके तमाम हिस्सों में आप देखें तो एक जो अपने सरकार के प्रति एक भावनात्मक, अपने राज्य के प्रति एक भावनात्मक जो लगाव होता है वो पाकिस्तान में कम देखा जाता है। और जो टीवी चैनल्स पे पाकिस्तान के पक्ष में चीखते हुए लोग होते हैं वो सारे आईएसआई के पेड लोग होते हैं, और ये मैं नहीं, ये पूरा विश्व जानता है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि वहां पे, और ये कूटनीतिक रूप से भी बड़ा कठिन होता है किसी भी राष्ट्र के लिए कि हम अगर पाकिस्तान से मान लीजिए बातचीत करना ही चाहें तो किसके साथ करें। वहां पे कहने के लिए शहबाज शरीफ जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहां पे पूरा का पूरा शासन का नियंत्रण जो है वो सेना के हाथ में है। तो मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, यहीं से चर्चा को जरा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक और ब्रेकिंग बीच में जरा हम प्ले कर देते हैं। मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं ना कि दिल्ली के अंदर बैठक हो रही है और पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और फिर नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर और विशेषकर पीओके में सबसे ज्यादा डर इसका है। और जिंदा मिसाल यह है कि पाकिस्तान में पीओके के अंदर जो सैन्य अस्पताल है उसको भी जैसे ही शाम हुई, कल की भी तस्वीर है, आज की भी तस्वीर है, अब जरा तस्वीर आपको दिखाएंगे कि लाइट्स ऑफ कर दी जाती है। एक तस्वीर कल की, दूसरी आज की, और आज भी पता चला। फिर हमने जब इसको रिकन्फर्म करने की कोशिश की, पाकिस्तान के बहुत सारे पत्रकार अब तक इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन जहां भारत कम लेकिन अपनी सरकार अपने लोगों को सबसे ज्यादा डरा रही है। मेजर साहब के पास सीधा चलूंगा, तस्वीर भी साथ साथ रहे और मेजर साहब भी जरा एक्सप्लेन करें। ये आर्मी हॉस्पिटल और एक रीजन के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल इसको बताया जा रहा है मेजर साहब, लेकिन अचानक से उसी बड़े अस्पताल को, माफ कीजिएगा लेफ्टिनेंट जनरल राकेश साहब, ये इतना खौफ हम तो देख रहे हैं कि इस तरफ इतनी हलचल नहीं, लेकिन खुद अपने डराना अपने लोगों को इस तरीके से, मैं तो डिफरेंट इस पर ओपिनियंस देख रहा हूं जो सोशल मीडिया पर भी इस वक्त कुछ लोग अभी इस पर कमेंट कर रहे हैं। क्या इसके पीछे मकसद हो सकता है अचानक से आर्मी हॉस्पिटल, और क्या कभी ऐसा होता है जब इस तरह की वॉर लाइक सिचुएशन कहीं पर हो? आसिफ, आपने ठीक कहा कि देखिए, इंडिया ने कभी नहीं कहा कि हम वॉर लॉन्च कर देंगे। इंडिया ने सिर्फ ये कहा कि जिन्होंने, जो आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया है, हम उनको ढूंढ के मारेंगे और उनके आकाओं को मारेंगे। तो आका, इसका मतलब पाकिस्तान जो डरना शुरू हो गया है, उनको पता है कि आका तो हम ही हैं, और ये आर्मी है, आईएसआई है, और इनडायरेक्टली जो पाकिस्तान ही तो इसका आका है। और वो डर उसको इतना सता रहा है, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने पार्ट मोबिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। मोबिलाइजेशन तब होती है जब ऑल आउट वॉर होती है। हिंदुस्तान ने कोई मोबिलाइजेशन नहीं की है, हिंदुस्तान ने कोई हरकत नहीं की है, लेकिन उसका इतना डर, उसको खौफ पड़ गया है
कि शायद ये हिंदुस्तान जो हमारे ऊपर में हमला कर देगा। आपने देखा, जो आपने कहा, सबसे पहले तो उसकी आर्मी इतनी डिमोरलाइज हो चुकी है कि मास रेजिग्नेशंस, जो उनके सीक्रेट लेटर्स हैं, वो भी आउट होना शुरू हो गए हुए हैं। बिल्कुल। उनकी जो आप देखिए, उनके रेलवे स्टेशन वगैरह वो टेक ओवर कर लिए गए हुए हैं बाय द आर्मी। उसके ऊपर में भी एक लेटर था। उसके बाद में आपने देखा F-16 उसके कॉम्बैट एयर पेट्रोल हर जगह लगा रहे हैं। और हमारी नेवी का जो फ्लोटिला मूव किया है अरेबियन सागर के बीच में, तो उन्होंने वहां जो ग्वादर एयरपोर्ट कराची के पास में एयरक्राफ्ट और सब कुछ लगा दिया, क्योंकि ग्वादर चाइना का इंटरेस्ट है और इसीलिए उसकी भी सुरक्षा के लिए तो उनको ये डर सता रहा है कि जल नभ आकाश से कहीं से भी ये आ सकते हैं। और ये आपने जो हॉस्पिटल का कहा, ये हॉस्पिटल का ये बताता है कि डर इतना है कि वो एक छोटी सी छोटी चीजें जो सिविक एक्शन की ड्रिल्स होती हैं, जो इमरजेंसी में ड्रिल्स होती हैं, जो लाइट्स आउट होती हैं, वो भी करना शुरू कर दिया। और आपने देखा कि कल रात 3:30 बजे उनके जो रक्षा मंत्री उठ के अचानक, ये जो हमारे सूत्रों के हिसाब से मिला है, 3:30 बजे एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। कौन करता है ऐसे? बिल्कुल। ये तो दर्शाता है कि जो बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। और वो उन्हें पता है। और अभी कहां कहां जा रहे हैं? भाग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के सामने हाथ भी जोड़ रहे हैं, समझिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। वो अमेरिका के पास में जा रहे हैं, दूसरे देशों के पास जा रहे हैं, अरे भाई बचा लो, लड़ाई रोक दो। हमने तो बोला नहीं हम लड़ाई, हम तो बताएंगे आपको कैसे करेंगे, वो अभी मैं नहीं बोलूंगा, जब आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल। अभी ये जब आपने बात की है तो मैं इसमें एक लाइन और भी ऐड ऑन कर दूं। पाकिस्तान मीडिया आउटलेट्स इस बात की भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज 48 घंटों में दूसरी बार शहबाज शरीफ ने अब यहां से फोन किया है अमेरिकन राष्ट्रपति को और कहा है कि ये जो युद्ध जैसी स्थिति है, भारत के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। जबकि कल उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की कि वहां से भी बात हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो पांव पकड़ने वाली बात आपने कही तो मुझे ये बात याद आ गई। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन बीच में एक और खबर की एक और झटका देने की तैयारी भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को, जहां कूटनीतिक स्तर पर 5 बड़े फैसले हमने देखे थे कि CCS की बैठक के बाद, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां भारत अपनी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर जहां खून की होली खेली गई पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से, विशेषकर मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाले बाइसरन वैली या घाटी के अंदर, उसके बाद से ही कुछ बड़े फैसले हुए। अब खबर यह है कि भारत सरकार की जानिब से इस बात पर भी चर्चा की जा रही है कि इस तनाव के बीच हो सकता है, जहां पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए जो एयर स्पेस है वो ऑलरेडी भारत बंद कर चुका है, लेकिन डाक सेवा और साथ साथ शिपिंग की जो मूवमेंट्स और शिपिंग लाइंस थी उसको भी बंद करने को लेकर भारत सरकार एक योजना बना चुकी है। लेकिन अंतिम निर्णय होना है। अगर शिपिंग लाइन बंद होती है, डाक सेवा बंद होती है, दैट मींस मिलिट्री एक्शन के अलावा तमाम वो ऑप्शंस भारत सरकार की तरफ से अडॉप्ट कर लिए गए जो अब तक किए जाने चाहिए थे। यहां 5 फैसले हुए, उस तरफ से एयर स्पेस बंद हुआ, फिर यहां से कल से एयर स्पेस बंद करने की तैयारी चल रही थी, फिर यहां से भी अंतिम निर्णय ले लिया गया। लेकिन ये नतीजा क्या है? बैक टू बैक जो बैठकें हो रही हैं, इस पर जरा डॉक्टर साहब से भी समझने की कोशिश करें। डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब, ये एक और बड़ा फैसला, क्या कूटनीतिक स्तर पर जो 5 फैसले थे उसके बाद आपकी नजर में क्या ये एक बड़ा फैसला और निर्णायक इसलिए भी क्योंकि आर्थिक तौर पर जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान पहले से ही माली तंगी का शिकार है, आर्थिक तौर पर एक दुनिया में जो सबसे ज्यादा संकट में टॉप 10 देश है उसमें पाकिस्तान भी है, तो यहां पर तो और मुसीबत आने वाली है। और वो मुसीबतें क्या होंगी अगर ये फैसला ले लिया जाता है जिस पर स्टैंप शायद कुछ घंटों के बाद लग जाए? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से अगर पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी होती, अगर जो है अमेरिका के समर्थन के बाद IMF ने उसको बेल आउट नहीं किया होता, और उस समय भी आपको याद होगा किस तरीके से भाग के जो है शहबाज शरीफ जो है सऊदी अरेबिया गए थे, UAE गए थे कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को कुछ मदद, आर्थिक मदद मिल सके। तो वहां की, जैसा मैंने कहा कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पहले ही चरमरा गई है। चरमराने के पीछे कारण है कि सबसे बड़ा बिजनेस जो है वहां की आर्मी कंट्रोल करती है, वो हाईली इनएफिशिएंट और करप्ट है। तो ऐसे में
करीब माना जाता है कि कई लाख करोड़ का बिजनेस एम्पायर आर्मी जो है वो संचालित करती है। वो तो चाय पत्ती से लेके सीमेंट से लेके मतलब तमाम उन प्रोडक्ट्स की जो है के बिजनेस में वो अपने आप को शरीक की हुई है। तो ऐसे में ये जो फैसला है, अगर हम एयर स्पेस बंद कर देते हैं तो उनकी ट्रेवल कॉस्ट बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको अगर साउथ ईस्ट एशिया जाना है तो पूरा श्रीलंका की तरफ से या जो है चीन की तरफ से जाना पड़ेगा। तो भारत की कोशिश है कि हमने पहले कूटनीतिक स्ट्राइक की, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अबेंस में रखा, जिससे उसकी भी आर्थिक जो है आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, खासकर वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर पे और बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो और उसके बाद अब ये सारे जो है उसके ऊपर प्रतिबंध अगर ये लग जाते हैं तो हम एक तरीके से वैसे भी हमारा व्यापार बहुत एक तरीके से कहें तो नेग्लिजेंट मात्र है, बहुत कम है हमारा व्यापार जो औपचारिक रूप से पाकिस्तान के साथ है जी। तो ऐसे में हम उसको आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कट ऑफ करना चाहते हैं, उसकी नाकाबंदी करना चाहते हैं, जिससे हम उसको जवाब दे सकें। और जो उसने एक कायराना हरकत वहां पे ISI के पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी में बैठे जो है उनकी सहायता से की गई, उसका ये तो अभी जवाबों की शुरुआत है। जनरल साहब, स्ट्रेटेजिकली ये मूव क्या नुकसान पहुंचाएगा पाकिस्तान को, जरा देखने वालों को ये भी समझाइएगा। और जब ये फैसला हो जाएगा, हो सकता है कि कल या आज रात या कल शाम तक इस तरह का कोई निर्णय हो जाए, क्योंकि अब हर तरफ से दरवाजे बंद किए गए हैं, तो ये दरवाजा भी बंद होने से इसका क्या मायने होंगे स्ट्रेटेजिकली, अगर इसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझें? देखिए, जैसे महेंद्र जी ने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो हालत ऐसी है कि वो इस वक्त जमीन पे लेटा हुआ है और वो इंटरनेशनल भिखारी बन चुका हुआ है। वो हर जगह से भीख मांग रहे हैं और उसके भिखारी जो बाहर गए हुए थे सऊदी अरेबिया में से 4700 भी वापस भेजे गए। तो ये जो हमने रणनीति अपनाई है, जो कि एक नेशनल इंस्ट्रूमेंट, जो नेशनल रिस्पांस होता है वो होता है पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिस्पांस। सो मिलिट्री रिस्पांस जो है वो लास्ट इसमें आता है लेडर के बीच में। पहले सारे के सारे जो स्क्रू टाइट किए जाते हैं। तो पहली CCS की मीटिंग के बाद में हमने डिप्लोमेटिक बोलूंगा नहीं और IWT का किया, जिससे कि उसकी वो इतना डर गया हुआ है कि वो बूंद बूंद के लिए तरसेगा, इकोनॉमिक हालत उसकी हो जाएगी, इसीलिए वो इतना बौखला गया है। दूसरी के बाद में, जैसे अभी आपने मुझे पूछा कि ये अगर हम उनकी ये जो शिपिंग है वो उनको रोक देते हैं हमारी बंदरगाहों पे डॉक करने के लिए, और हम उनकी एयर स्पेस जो नोटा कर देते हैं, तो उनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। और स्ट्रेटेजिकली जो है वो उनके लिए इतना मुश्किल होगा, कल को जो भी उन्होंने दूसरे देश हैं, जैसे जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उनके साथ में उनका जो इंटरेक्शन है वो और कम हो जाएगा और उसकी अपनी माली हालत भी खराब होगी। तो इसका तो मैं यही कहूंगा। ठीक है, एक पॉइंट मैं शायद जी ओके जी कंटिन्यू कर लें। जी, मैं एक पॉइंट शायद इसके साथ में मैं ना जोड़ते हुए, लेकिन मेरे दिल में था ये पॉइंट शायद, तो वो ये है कि कल की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है पाकिस्तान में। वो इस प्रकार से है, जो मूव कर रही है पाकिस्तान एक मिलिट्री रूल की तरफ में शायद जा रही है। ISI के जो चीफ है उसको उन्होंने NSA लगा दिया, और NSA लगाने से ये हुआ है कि उसका जितना भी जो कंट्रोल है, जो पॉलिटिकल जो कंट्रोल भी है, वो आर्मी के हाथ में आ जाएगा। जैसे महेंद्र जी ने कहा कि जो आर्मी ही शॉट्स चलाती है वहां पर पाकिस्तान के बीच में, आर्मी ही सबसे ज्यादा रिचेस्ट है, सबसे ज्यादा बिजनेस उसके ही है, और वो पब्लिक के बारे में कंसर्न नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि जब कि नवाज शरीफ वगैरह घबरा रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने ISI के चीफ को NSA कर दिया, ताकि अभी शहबाज शरीफ जो है वो वही बोलेगा जो कि पाकिस्तान आर्मी चाहेगी। और मुझे लगता है अगर ये सिचुएशन और बिगड़ी तो आप देखिए मिलिट्री टेक ओवर, ये ग्राउंड बन गया हुआ है एक मैं कहता हूं टेक ओवर का
कि थोड़ी देर के बाद में हो सकता है कि आर्मी दोबारा टेक ओवर कर ले, जैसे मुशर्रफ, जिया वगैरह ने ये किया। आप बड़ी बात कह रहे हैं। 12, 15, 20 वर्षों के बाद, बल्कि 20 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए जनरल मुशर्रफ के बाद, अगर ऐसा होता है तो ये फिर वहीं बड़ी मुसीबत है। मैं इस बात पर कुछ और सवाल भी मेरे माइंड में आ रहे हैं। मैं एक अपडेट जरा देखने वालों को बता दूं और उसके बाद फिर इस पर और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक लंबा पर्सपेक्टिव है। बहुत सारे लोग पहले इस तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन खुलकर जो शर्मा साहब ने बात कही है बाकी नहीं कर रहे थे। अमेरिका की मैं बात कर रहा था, वो भी साथ साथ अपडेट जरा दिखाते चले आपको, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के इस तनाव के बीच विभिन्न देश सामने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता था। शहबाज शरीफ और उसके बाद हमारे विदेश मंत्री के साथ बात हुई, अमेरिकी विदेश मंत्री की, और दो बातें क्लियर कर दी गई कि एक तो आतंकवाद के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई इस समय भारत सरकार लड़ रही है, सेना लड़ रही है, तमाम जो बड़ी संस्थाएं हैं वो लड़ रही हैं, उसके साथ वो खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दबाव बनाया गया, अगर साफ लाइनों में आप समझेंगे 100 बात की एक बात, तो शहबाज सरकार को भारत के साथ कोऑर्डिनेट या कॉपरेशन के लिए भी कहा गया, इसके लिए भी प्रेशर बना। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़े देश होने के नाते अपील करना भी जरूरी था कि वॉर लाइक सिचुएशन जो है, यहाँ से सिचुएशन और एस्केलेट ना हो, तो थोड़ा सा आग पर काबू पाने की या उसको कंट्रोल करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हुई है, एक बात। दूसरी चीज ये कि बातचीत शायद अब दूर दूर तक सवाल ही नहीं, जब तक कहीं हालात अगर आगे जाकर सुधरे भी, और वो शायद पाकिस्तान से अभी एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ों वाला काम होगा। अगर ये कहा जाए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आतंकवाद पर उस तरफ से कार्रवाई कर ली जाएगी, सब लोगों पर एक्शन हो जाएगा, उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। हाफिज सईद, जिसको कहा गया कि हमने इतने लंबे समय से उसको जेल में डाल दिया है या सज़ा काट रहा, वहीं सड़कर मरेगा, लेकिन प्रोटेक्शन के बीच है। यहाँ जो हमारे पैरा कमांडोज होते हैं, उसके इक्वल वहां पर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी विंग है, वो आज उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो शायद यहाँ बातचीत वाली बात दूर दूर तक कहीं जन्म ही नहीं लेती, लेकिन बाकी चीज़ों को ज़रा और समझने की कोशिश करेंगे। वापस मेहमानों के पास चलेंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मैं इससे पहले ये अमेरिका वाली बात पे आऊँ, पहले तो ये मैं समझना चाहूँगा, उसके बाद जनरल साहब से भी एक इसी पर ओपिनियन लेना चाहूँगा। हम आर्थिक स्थिति या मिलिट्री रूल की भी पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं, और मिस गवर्नेंस, आप ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और कितने ही शब्द आप शायद एक नेगेटिव सी वाइब अब आती है पाकिस्तानी सरकार जिस हिसाब से कदम उठाई इन सब के नाम लेकर। लेकिन एक फैक्टर जो जब से 22 अप्रैल के बाद हमने देखा है, एक और फैक्टर है जिस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, वो है इमरान खान वाला फैक्टर। दो धड़े, एक ये कहता है कि भारत के साथ आप खुलकर मैदान में चले जाएं, जो सेना को भी उकसा रहा है, और जाहिर सी बात है कि सेना की तरफ से तो ये नहीं कहा जाएगा कि तैयारी नहीं है। लेकिन एक ग्रुप वो है जो कहता है कि इस समय पर इमरान खान का बाहर आना जरूरी है, वो बाहर होता तो सब कुछ ठीक होता है, मौजूदा सरकार या शहबाज और उनके भाई, उनका पूरा परिवार इस तबाही के लिए जिम्मेदार है। इस पर आप दोनों का एक एक ओपिनियन। पहले डॉक्टर साहब जरा आपसे, कि भारत से बड़ा चैलेंज या विदेशी ताकतों से बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए इंटरनली, ये एक इमरान खान वाला इशू सबसे बड़ा परेशानी का कारण बन गया है या बन रहा है? देखिए, निश्चित रूप से, और हमें ये याद रखना होगा कि किस प्रकार से इमरान खान को भी पहले लाया पाकिस्तान आर्मी नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से इमरान खान जो है एक स्वतंत्र रूप से वहां की सत्ता जो है संभालने लगे थे, ये वहां की आर्मी को जो है वो अखर रहा था, वो खल रहा था, और इसीलिए इमरान खान को एकदम से हटाया गया और नवाज शरीफ की पार्टी और जो है PMLN की पार्टी को एक साथ लाया गया। हाँ, PMLN, और उनको एक साथ लाके शहबाज शरीफ को जो है, और इसके पीछे पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्मी थी। और जिस प्रकार से आप देखें कि वहां चुनाव रिग किया गया, जो है PTI ने साफ तरीके से उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, उस पर तमाम प्रतिबंध लगाए गए। उसके बावजूद PTI समर्थित इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, उन्होंने बहुमत हासिल किया, फिर भी जो है कई केसेस लगा के इमरान खान को सलाखों के पीछे डाल दिया गया पाकिस्तान आर्मी द्वारा। तो आंतरिक घरेलू दिक्कतें आज से नहीं है। अगर हम पाकिस्तान का पिछले 7 दशक का इतिहास देखें, तो अपने एक राजनीतिक रूप से स्थिर राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान अपने आप को स्थापित ही नहीं कर सका। और यही वजह है कि बार बार चर्चा होती है कि क्या
हालांकि हमेशा वहां शासन जो है पाकिस्तानी आर्मी का ही रहता है, लेकिन कई बार जो है ऐसे आया जब आर्मी ने खुद आके सत्ता को जो है लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सत्ता को गिरा के खुद शासन में आ गए। तो अब जैसा अभी लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा कि ऐसा माहौल बन रहा है वहां पे कि ये जो है आर्मी टेक ओवर कर ले, तो ऐसा एकदम से संभव है क्योंकि बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं शहबाज शरीफ। जबकि नवाज शरीफ को माना जाता था कि उनकी एक राजनीतिक सूझबूझ है, समझ है और एक पकड़ है वहां के राजनीतिक रूप से वहां के आवाम के बीच वो लोकप्रिय हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को सीधे एक पंजाब प्रोविंस के मुख्यमंत्री थे वहां से उठा के उनको जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो आंतरिक अस्थिरता है और इन घटनाओं के पीछे जिस प्रकार से हमें समझना होगा कि क्यों आखिर बैसरन घाटी की घटना क्यों जो है पाकिस्तान में बैठ के रावलपिंडी में बैठ के उसकी साजिश क्यों रची गई, इसके पीछे साफ था कि वहां के आंतरिक जो दिक्कतें हैं, वहां की जो आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता है, जो आर्थिक बदहाली है, उससे आम जनमानस का ध्यान हटाने के लिए उससे वापस जिस प्रकार से कूटनीतिक रूप से भारत ने पाकिस्तान को एकदम से अलग कर दिया था और एक तरीके से जिसे हम कहें कि डोमिनेट कर दिए थे अपने फॉरेन पॉलिसी से, पाकिस्तान को अलग कर दिया था, तो वापस पाकिस्तान को केंद्र में लाने के तो वहां की जो सेना है वो अपने सत्ता पे अपने पकड़ को किसी न किसी तरीके से उसको वैधता प्राप्त करने के लिए, लेजिटिमेसी देने के लिए वहां के आम जनमानस में वो इस तरीके की घटना, भारत विरोधी घटना करती रहती है और उससे वहां के जो जन भावना है उसको अपने पक्ष में लाने की का भी एक प्रयास हुआ। क्योंकि इमरान खान के केस में जिस तरीके से वहां की आवाम ने घुसकर आर्मी के बड़े बड़े जो जनरल्स थे उनके घर में घुस के एक तरीके से विद्रोह कर दिया, धीरे धीरे जो आर्मी की जो पब्लिक के खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन बनता गया। अब ऐसी घटनाओं से वहां की आर्मी ये साबित करना चाहती है नहीं, हम ही हैं जो आपके हितों की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन ये शायद उल्टा पड़ रहा है। राकेश शर्मा जी, एक फाइनल ओपिनियन, मैं अमेरिका वाली बात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये वाला जो इंपॉर्टेंट सवाल मेरी नजर में है कि भारत से लड़ना या इस ताकत का खुलकर या डटकर मुकाबला करना, ये तो दूर वाली बात है, इसको हम छोड़ ही देते हैं। इंटरनल इश्यूज, 3 लोग, एक तो मिलिट्री में है, यूनिफॉर्म में है, जनरल आसिम मुनीर, उसको जरा साइड कर देते हैं, आईएसआई के चीफ को भी साइड कर दीजिएगा। इसके अलावा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं सिविल गवर्नमेंट में, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फिर उसके अलावा ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर। तीनों ऐसे लोग हैं, इलेक्शन चोरी की तरफ इशारा जो डॉक्टर साहब ने किया, ये तीनों लोग एक मानसरा सीट से प्रधानमंत्री के भाई हार गए, फिर खुद प्रधानमंत्री जो बच कर निकले और एक जगह से तो फॉर्म 47 का पता ही नहीं चला, फिर इसहाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब 26-26, 25-25 हजार की लीड से पीछे थे, अचानक 2-2, 3-3 घंटों में उनकी लीड 70,000 पे पहुंच जाती है और जीत जाते हैं। वो जो उस वक्त हुआ, आज 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए, बाकी चीजें तो बाद में, क्या वो कहीं उसी का नतीजा आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, शायद वो आज के समय में पाकिस्तान को सताने लगा है या सता रहा है? आसिफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो पॉलिटिकल ब्रास है पाकिस्तान के बीच में, ये मैं बोलता हूं एक छुआछूत वाली गेम खेल रहे हैं। और ये पाकिस्तान बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये एक फेल्ड स्टेट बना रहा है, क्योंकि इनके शायद इनकी जो पाकिस्तान आर्मी है इसने जान के शायद ऐसा किया है ताकि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल ब्रास है, वो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट है, वो कंट्रोल ना रख सके। जो आपने बोला इन तीनों के जो इलेक्शन के बीच में हुआ था, तो उसके बीच में भी उस टाइम पे कवायद थी, पता नहीं ठीक है या नहीं है, कि उनमें कई लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी का इनडायरेक्ट हेल्प भी लिया था उसमें करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने इमरान खान का पहले पूछा था, अभी इनका पूछा है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, कल को आगे बनके प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन जो है, जैसे ही पाकिस्तान आर्मी को कुछ अंदेशा हुआ कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है
ये कुछ कुछ अलग सा डिसीजन लेने वाली है, या जो कि उनकी आर्मी के देश का हित नहीं देखेंगे, वो जो पाक आर्मी है कि वो होने वाला है, तो उस टाइम पे तख्ता पलट की बारी आ जाएगी। और ये मैं कहता हूं इनको तैयार रहना चाहिए। वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि वो वक्त दूर नहीं है, क्योंकि जिस रहे हैं आपस में, कई बार आपस में भी ये कन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं, तो वो देर नहीं शायद पाकिस्तान जो बोलते हैं ना, जीवे पाकिस्तान, और रोने रोने पाकिस्तान वाला समय आने वाला। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, शायद मिलिट्री इंस्टेबिलिटी जो थी और भी गहरा जख्म होता चला जा रहा है। डॉक्टर साहब और साथ साथ हमारे साथ राकेश शर्मा साहब ज्वाइन किए, थैंक यू सो मच। मैं माजरत चाहूँगा, मेरे पास वक्त बस इतना ही है। आपने बड़ी कीमती और बड़ी बातें की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अब यहाँ से आगे क्या होगा। रणनीति कोई यहाँ बनती है तो हलचल उस तरफ शुरू हो जाती है, फिर विदेशी ताकतों के साथ इस तरीके से संपर्क कि आप आइए, आप मध्यस्थता करवाइए, बातचीत करवाइए, भारत को समझाइए, लेकिन कोई जंग की तो यहाँ से बात नहीं हुई। यही वो डर, यही वो खौफ है जो पाकिस्तान के लोगों में इस वक्त डाला गया, और इसका खमियाजा वो लोग भुगत रहे हैं जो कई वर्षों से भारत के अंदर भी रह रहे थे। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद अटारी वाघा सीमा पर इस समय गर्मी के अंदर सड़ रहे हैं और पाकिस्तान ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। यही मुसीबत है जो शायद